तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पहला क्लास। आर यू एक्साइटेड? टेल मी इन द चैट बॉक्स। एक्साइटमेंट है बच्चों? 2022 वालों को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, राइट? लेट मी सी हाउ इज द जोश। हाउ इज द जोश एवरीवन? अच्छा, आज डॉक्टर्स डे है। या आई सॉ दैट समवेयर इन द चैट। आज डॉक्टर्स डे है, राइट? ओह, सो यार आई होप ऑल ऑफ यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑब्वियसली, है ना? तो डेफिनेटली हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशन जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी इज्जत की जाए उतनी कम है। और आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में देख रहे हैं कि डॉक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड्स, राइट? दे आर सेविंग लाइव्स बाय रिस्किंग देयर ओन लाइव्स। तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू बच्चों, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं भी प्रिपरेशन करूंगा, मैं भी या करूंगी, है ना, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर, देन हैट्स ऑफ टू यू, because you are not only going to change your life but you are going to change life of many other people, है ना? चलिए, तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना? आई होप द जोश इज हाई। जोश हाई रखना बहुत जरूरी है बच्चों। एंड तक चलना है हमारे साथ आपको, राइट? सारे चैप्टर्स करना है 11th के। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस के साथ। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में बच्चों सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, है ना? जैसे कि लेंथ है, आप बता सकते हो ठीक है ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। आप मास को मेजर कर सकते हो, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी का सीधा सा मतलब होता है अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट? अब वहां पे एग्जांपल्स क्या क्या है? लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट? लेकिन अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, है ना? जिसके लिए आप कोई मेजरमेंट वाली डिवाइस लेके नहीं चलते हो कि अच्छा इससे मैं इसको मेजर कर लूंगा कितना है वो, राइट? सो दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चलिए सीधा आगे बढ़ जाते हैं। हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड? तो अब दो क्लासिफिकेशन है बच्चों इसमें। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which do not depend on any other quantity। जैसे कि लेंथ है ना, वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट? जैसे कि मास है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, है ना, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, है ना, मैं मान लो वेलोसिटी की बात करता हूं बच्चों, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा ना, ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि वो लेंथ है, और टाइम है ना, सेकंड में आ जाएगा, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यानी कि वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, एक लेंथ और एक टाइम। तो वेलोसिटी हो गई डेराइव्ड क्वांटिटी। इट इज डिपेंडिंग ऑन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात क्लियर हो गई बच्चों सभी को, है ना? ये बहुत आसान सी बात क्लियर हो गई क्या सभी को? एक बार बता दो यार चैट बॉक्स में। सो ये क्लास डेफिनेटली 11th के बच्चों के लिए है। आज मैं बहुत बेसिक बातें करने वाला हूं। जो लॉन्ग टर्म कोर्स है ना 11th का, पहले वो चल रहा है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम एरर एनालिसिस वगैरह भी करने वाले हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बाय द वे। चलिए ये तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब ये बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन-कौन सी हैं एक बार आप देख लो। लेंथ है, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, सिंबल होता है एम, ठीक है? मास है, एसआई यूनिट होती है केजी, आई मीन किलोग्राम, सिंबल है केजी। फंडामेंटल क्वांटिटी थर्ड है टाइम, एसआई यूनिट है सेकंड, सिंबल है एस, है ना? उसके बाद है आपका टेम्परेचर, केल्विन, के, then you have electric current, ampere, A, luminous intensity, candela, CD, and then lastly you have amount of substance, mole, है ना? ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इसमें सिर्फ एक चीज है जो आपके यूज में नहीं आएगी जब आप पढ़ाई करोगे तो, है ना, जनरली, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी सब कुछ आप देखते ही हो यार, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये सब तो आप देखते ही हो, पढ़ते ही हो इनके बारे में, राइट? चलिए ये भी चीज हो गई, है ना? आपको पूरा पूरा नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? इसके अलावा बच्चों दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं। एक होता है प्लेन एंगल, जो कि रेडियन होता है, इसका सिंबल RAD है, और एक होता है सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन।
अब देखो प्लेन एंगल तो जाहिर सी बात है बहुत सिंपल है ना। मान लो आपके घर में पिज्जा आया, आपको पिज्जा का सिर्फ एक स्लाइस मिला, राइट, तो इसका कुछ एंगल तो होगा ही ना। मान लो 360 डिग्री एंगल है पूरा पिज्जा का, उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो आपको कितना मिलेगा 360 डिवाइडेड बाय 6, है ना, तो वो इसका एंगल हो गया। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट, प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है, तो सॉलिड एंगल में आप किसी 3D शेप के एंगल सबटेंडेड की बात करते हो। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक छोटा सा टॉपिक है गॉस लॉ के अंदर फ्लक्स का, तो वहां पे कई बार आपको सिखाया जाता है सॉलिड एंगल कंसेप्ट। तो अगर एक 3D मान लो आप कोन कंसीडर कर लो, आप आइसक्रीम का कोन समझते हो ना बच्चों, आइसक्रीम का कोन कंसीडर कर लो, तो ये कोन जितना यहाँ पे सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, जितना एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है हमारी, बहुत आसान आसान सी, है ना। ये कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हैं यार, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ये थोड़ा सा टेक्स्ट ओवरलैप हो गया मेरे ख्याल से, थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें डिस्प्लेस्ड है, बट डोंट वरी यार, मैं आपको यहां से समझा देता हूं। देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम तो मीटर पर सेकंड, है ना। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, करेक्ट एवरीवन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा वो। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर्क। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना। अब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। अब इस वर्क का डेफिनेशन सबने पढ़ा है क्या पहले, है ना, एंशिएंट सिविलाइजेशन में 9th क्लास में भी आपने सीखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, कि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सही कह रहा हूं क्या बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। और ये न्यूटन मीटर को भी आप जूल भी कहते हो, है ना, इसको आप जूल भी कहते हो, साइंटिस्ट का नेम, राइट। तो ये न्यूटन मीटर और जूल। अब इसके थोड़ा डीप में जाते हैं, इसको थोड़ा ओपन अप करते हैं। अब इस न्यूटन को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो वो देखना। न्यूटन किसकी यूनिट है बच्चों, फोर्स की यूनिट है ना। जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मास यानी कि केजी, सही चल रहा है, देखो मास यानी कि केजी, और एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को आप यहां पे क्या लिखोगे, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय एक और मीटर है यहां पे, ये आएगा वर्क डन का यूनिट। तो वर्क डन का यूनिट क्या है, देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही यहां पे लिखा है क्या, देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डन एंड डस्टेड, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है यार। आरती हैज रिटन द करेक्ट आंसर, कावेरी, मिनेश, ऑसम ऑसम गाइस, ऑसम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगला है बच्चों प्रेशर। प्रेशर, है ना, प्रेशर क्या होता है, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये। सभी को फॉर्मूला पता है क्या प्रेशर का, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन आपने यहां से निकाल रखा है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय अगर आप एरिया करोगे यानी कि मीटर स्क्वायर कर दोगे, तो आपको किसकी यूनिट मिल जाएगी बच्चों, प्रेशर की मिल जाएगी। तो देखो ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड यू शुड बी गेटिंग केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर, समझ आ रहा है, केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जो यहां पे लिखा हुआ है, देखो केजी मीटर इनवर्स सेकंड पावर -2, ठीक है। तो या आप ऐसे किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट, डेराइव्ड क्वांटिटी का एसआई यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है क्या, कम ऑन एवरीवन, आर यू गेटिंग इट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, आई नो बच्चों होती है आपको प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली आई शुड से कि हमारा जो कोर्स है ये वाला 11th ग्रेड वाला और 12th ग्रेड वाला, कंटिन्यूअसली वॉच इट एंड यू विल इंप्रूव अ लॉट, है ना। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिए जाएंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट्स इतना क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत क्यों होती है पता है,
एक तो सबसे बड़ा रीजन उसका मैथ्स है, क्योंकि आपका मैथ्स ही ज्यादा स्ट्रांग अगर नहीं है तो आप कैलकुलेशन से दूर भागते हो, और कैलकुलेशन से जैसे ही आप दूर भागते हो न्यूमेरिकल नहीं होगा आपसे, राइट। तो एक छोटा सा काम जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, आपका जो बेसिक वो अलजेब्रिक वाला कैलकुलेशन होता है ना, थोड़ा उसको फास्ट कर लो, स्क्वायर नंबर्स याद कर लो एटलीस्ट अप टू 20, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब थोड़ा फास्ट कर लो, थोड़ा वैदिक मैथ्स सीखो, टर्बो मैथ्स का कोर्स है वेदांतों में, वो देखो आप, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन अच्छी कर लोगे ना तो 50% डर आपके फिजिक्स का ऐसे ही निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं 80% बच्चे फिजिक्स से नहीं, वो मैथ्स से डरते हैं। फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, फिजिक्स तो बहुत ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको समझना चाहो बहुत मजा आएगा आपको, है ना। लेकिन प्रॉब्लम आपको वहीं पे आती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो। फिजिक्स को ब्लेम मत करो, मैथ्स को ब्लेम करो। तो मैथ्स को जितनी जल्दी आप अपना इंप्रूव कर लेंगे, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिजिक्स में, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपको शायद क्लियर हो चुका है ना। आई एम गोइंग टू मूव अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं। अब ये है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है डिफरेंट डिफरेंट। पहला यूनिट है सीजीएस, है ना। सीजीएस में क्या होता है, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मास की यूनिट होती है ग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसीलिए इसको सीजीएस बोलते हैं। देखो ये सी, ये जी और ये एस, सीजीएस यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। दूसरा कौन सा यूनिट है हमारा, एमकेएस। एमकेएस में और एसआई यूनिट में इन तीनों की यूनिट सेम रहने वाली है, बट हाँ एसआई यूनिट में और भी क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है। एमकेएस में सिर्फ 3 क्वांटिटीज को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो लेंथ इज मीटर, मास इज केजी एंड टाइम इज सेकंड, ठीक है। ये एमकेएस हो गया। अब है फुट पॉइंट सेकंड। सो फुट यानी कि देखो ये लेंथ का यूनिट फुट है ना। जनरली जब आपसे कोई हाइट पूछता है तो आप यही तो बताते हो ना, 5 फीट 8 इंच, वही वाला। फुट मतलब 1 फुट में फुट यूज होगा, बट बहुत सारे फुट हैं, मान लीजिए वो आपका प्लूरल फॉर्म हो गया तो फीट हो जाएगा। इसकी कहानी आप सभी को पता है क्या, ये फुट की कहानी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो क्या हुआ था, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात है। किसी एक डायनेस्टी में या आप कह लो किसी एक कंट्री में उन्हें कुछ मेजरमेंट के लिए एक स्केल बनाना था। तो तब तो नटराज और अप्सरा की स्केल नहीं आई थी ना, कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसमें, और कुछ डिफाइंड भी नहीं था, ये सब तो बाद में आया। तो उनको जब कुछ मेजर करना था तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के राजा थे, है ना, जो किंग था वहां का, तो उनके पैर का जो साइज था उस साइज की एक स्टिक ले ली, ठीक है। एक स्टिक लिया और उस राजा के या किंग के पैर के साइज की स्टिक बना ली, उसको 1 फुट बोला गया। अब वो भाई किंग था, है ना, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के पैर के साइज लिया जाएगा, किसी और के पैर का साइज तो लिया नहीं जाएगा। अब उसके बेसिस पे उन्होंने मेजर करना शुरू किया चीजों को। तो आप अगर देखोगे ना 1 फुट इज इक्वल टू लाइक ऑलमोस्ट 12 इंचेस होते हैं, है ना। तो वो राजा के पैर की साइज मतलब ऐसा कुछ रहा होगा उस टाइम पे। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये थी उस सिस्टम के साथ उस समय पे, कि भाई राजा तो चेंज हो जाता है, अब राजा चेंज हो जाएगा तो उसके पैर का साइज भी चेंज हो जाएगा, तो फिर से नई स्टिक बनानी पड़ेगी, पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी कि भाई आज से स्केल चेंज हो चुका है। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। आज आपके पास 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, कल को नटराज और अप्सरा वाले आपको फोन करके बोले कि भाई स्केल का साइज तो चेंज हो चुका है क्योंकि राजा नया आ चुका है हमारे यहाँ, आओ और दूसरी स्केल कलेक्ट कर लो। तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब दे आर यूनिफॉर्म। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल यूनिट का सिस्टम हो, तो वही हमारा एसआई यूनिट है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो देख लो यार एसआई यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया गया तो ऐसा नहीं है कि किसी राजा के पैर की साइज हम लेने वाले हैं। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, टेम्परेचर केल्विन होता है, मास केजी, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, करंट एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है। ये सारे इसके यूनिट्स हो गए, ओके। कोई कहेगा सर मेरे पैर का साइज ले लो सही है। देखो टेम्परेचर बहुत जरूरी है, यहाँ पे केल्विन में ही रखना होता है हमेशा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेने को लग जाते हो, मत करना ऐसा। चाहो तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो यार इफ यू वांट, और नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब व्हाट आर डायमेंशंस एंड देयर सिंबल्स।
अभी तक हमने केजी है ना, इन चीजों में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हमने देखी थी। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि जो न्यूटन है वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं न्यूटन का ही एग्जांपल लेके आपको फटाफट से समझा देता हूं ये वाला टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप स्कूल में पढ़ते हो है ना, सबने ये सब पढ़ा होगा यार स्कूल में। चलो तो फटाफट इसको देख लेते हैं यार, लेट अस किल दिस टॉपिक है ना। देखो सिंबल क्या क्या डायमेंशंस के, लेंथ एल है, मास एम है, टाइम टी है, टेम्परेचर केल्विन है, करंट एम्पियर, मतलब देखो करंट कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको समझ ना आए तो देख लो। करंट एक्चुअली एम्पियर है या फिर आई भी होता है, टेंशन मत लो उसकी है ना, एम्पियर है मान लो, आप ए समझ लो उसको बस। अब देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, अगर सिर्फ लेंथ हुआ तो m पावर 0 हो जाएगा, t पावर भी 0 हो जाएगा, बट सिर्फ l पावर 1 रहेगा। समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मास हुआ तो m पावर 1 हो जाएगा, l पावर 0, t पावर 0, टाइम है तो t पावर 1 बाकी सब 0 है ना, टेम्परेचर है तो केल्विन पावर 1 बाकी सब 0, और अगर करंट है तो एम्पियर पावर 1 बाकी सब 0। समझ आ गया, सिंपल सी बात। अब मान लो आपके पास न्यूटन है, आपके पास न्यूटन है, बताओ कितनी अच्छी बात है ना, आपके पास न्यूटन है। अब न्यूटन का यूनिट क्या होता है बच्चों, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी भी लिखा है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी मेंटी भी कराऊंगा ठीक है। ये 2022 बैच है बेटा है ना, ऑब्वियसली 2021 भी है यार, अगर आपको 2021 में देना है एग्जामिनेशन तो यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी ही पढ़ोगे ना, अगले साल थोड़ी ना पढ़ोगे, मतलब अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ना शुरू कर दोगे आप है ना। सो नए बच्चों का बैच है ये, ऐसा समझ लो आप, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो केजी की यूनिट मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, m की पावर आप लिख लोगे 1 क्योंकि केजी है वहां पे, समझ आ रहा है। फिर यहां पे देखो मीटर है यानी कि लेंथ, तो आप लिखेंगे लेंथ की पावर 1 है ना, और डिवीजन में टाइम का स्क्वायर है तो टाइम पावर आप लिखेंगे -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। समझ आ रहा है, बहुत आसान है या नहीं है बताओ। केजी है तो मास पावर 1 हो गया, लेंथ है यानी कि मीटर तो लेंथ पावर 1 हो गया, और अगर टाइम का स्क्वायर है नीचे तो वो ऊपर जाके टाइम पावर -2 हो जाएगा। ये बन गया यार डायमेंशन इसका, कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है ना, इजी पीजी है या नहीं है बताओ, डन एंड डस्टेड है या नहीं बताओ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार, इस पे टाइम पास नहीं करेंगे हम ज्यादा, मेंटी भी हमें करना है आज। अब कह रहा है बताओ डायमेंशन ऑफ स्पीड, अब ये तो बहुत आसान है, हमने तो डायमेंशन ऑफ न्यूटन लिख लिया है, तो स्पीड का डायमेंशन लिखना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात होगी। देखते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा, एक बार फटाफट देख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी कि लेंथ पावर 1 और टाइम नीचे है तो टाइम जब ऊपर आएगा तो टाइम पावर -1 बन जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ये 1 थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, इधर आ गया है ना, इसको सही जगह पे लाते हैं, एक सेकंड बच्चों, इसको लाइन पे लाते हैं थोड़ा है ना। सो लेंथ पावर 1 t पावर -1, ये इसका आंसर है, ठीक है एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, बस अब 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट में हम कर रहे हैं मिनटी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, हाउ द डायमेंशंस आर यूजफुल इन फिजिक्स। डायमेंशन यूजफुल है फिजिक्स में, और सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे उसके रिगार्डिंग इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, देखो जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो, ठीक है बच्चों, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, पहली बात। मतलब अगर फोर्स है तो फोर्स से ही ऐड होगा, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। ऐसा नहीं है कि आपने 5 न्यूटन का फोर्स लिया और उसको उठा के 10 मीटर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऐड कर दिया, नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट। फोर्सेस जो है वो फोर्सेस को ही ऐड होंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी से वेक्टोरियली ऐड होंगी, ऐसा ही होता है ना, जाहिर सी बात है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। अगर आप दोनों को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्वांटिटीज ऑन ईदर साइड ऑफ एक्सप्रेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि दोनों साइड, साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS, तो LHS का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू RHS का डायमेंशन, दिस इज द सेकंड थिंग। एंड पहली बात क्या थी, जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो दो क्वांटिटीज को तो उनकी यूनिट भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना। इतना काफी है। अब इससे आप चेक कर सकते हो कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा इक्वेशन सही है या फिर गलत है।
अब जैसे देखो ये वाला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, है ना, सब लोग पढ़ते हैं ये वाला इक्वेशन यार, है ना, मेरे ख्याल से सब लोग पढ़ते हैं, 9th ग्रेड में भी थोड़ा बहुत आपको सिखा दिया जाता है, नहीं भी तो आपको पता होगा ना, फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही इक्वेशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से बच्चों, तो यहां पे u और 80 को ऐड किया गया है, अगर इन दोनों को ऐड किया गया है ना तो उन दोनों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए, देखते हैं सेम है या नहीं है। ये तो u है यानी कि मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है ना, 80 का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम होता है सेकंड, है ना, तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसल, आपको मिला मीटर पर सेकंड, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, वेरीफाई हो गया। देखो मीटर पर सेकंड को ही तो मीटर पर सेकंड से ऐड किया गया है, तो एवरीथिंग इज फाइन हियर राइट नाउ, ओके। अब इनको ऐड करने के बाद ये तो आरएचएस है ना, ये क्या है, आरएचएस है। अब ये भी बोला गया था कि आरएचएस का यूनिट और एलएचएस का यूनिट भी सेम होना चाहिए, तो आरएचएस में मीटर पर सेकंड होगा क्या यूनिट, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड से ऐड किया गया तो आंसर भी मीटर पर सेकंड ही तो आएगा, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन करोगे तो 15 न्यूटन ही तो आएगा, यूनिट थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, राइट, तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड ही आएगा, और ये भी देखो मीटर पर सेकंड ही है वेलोसिटी, तो हेंस वेरीफाइड। दो रूल्स हैं, जब एडिशन हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, दे शुड हैव सेम यूनिट, एलएचएस एंड आरएचएस आल्सो शुड हैव सेम यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब कहानी शुरू करते हैं एरर की, ठीक है गाइस, एरर की कहानी शुरू करें क्या, या थोड़ा एक बार जोश दिखा दो यार, हाउ इज द जोश, मैं एक बार चैट में देख लेता हूं जोश कैसा है, अगर जोश हाई है तो सब लोग थोड़ा वो देंगे, स्वैग सैल्यूट, स्वैग सैल्यूट देना आता है क्या आपको, है ना, फटाफट एक बार स्वैग सैल्यूट देंगे सब लोग, राइट, उसके बाद हम फटाफट कहानी करते हैं शुरू, ओके, ऑसम गाइस ऑसम। चलिए, तो एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, जहां मैंने आपको बेसिक क्वांटिटीज के बारे में सिखाया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी सिखा दिया था उस क्लास में, है ना, डायमेंशंस के बारे में हमने देखा था, काफी बेसिक सी क्लास थी, वो हमने फिनिश कर ली है। आज हम लोग एरर एनालिसिस करने वाले हैं, और बच्चों लेट मी टेल यू, इफ यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट, जेई मेंस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप पक्का पाएंगे कि एक क्वेश्चन तो आपको एरर एनालिसिस का देखने को मिल सकता है। ये नीट एग्जामिनेशन में तो काफी फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वो क्वेश्चन एरर एनालिसिस से ही आएगा, ठीक है। तो कुछ आज तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं एरर्स कैलकुलेट करने के, वो मैं आपको सिखा दूंगा। एरर प्रोपगेशन का एक टॉपिक है कि जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो एरर्स ऐड होते हैं, है ना, वैसे वाले टॉपिक्स हैं, वो सब हम करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, मेंटी, यस यू आर राइट, लास्ट में हम करेंगे मेंटी, ठीक है। चलिए एरर की बात करते हैं। देखो आई डोंट नो कितने लोग बाहर जाते होंगे, अभी तो वैसे भी सेफ नहीं है, बट मान लो आप कुछ वेजिटेबल्स खरीदने चले गए, कोई जाता है वेजिटेबल खरीदने क्लास में से, हाँ सर मम्मी भेज देती थी, है ना, एटलीस्ट लॉकडाउन के पहले तो, अब तो चलो सेफ्टी वाला इश्यू आ चुका है, तो मतलब ठीक है, घर वाले नहीं चाहते होंगे कि आप लोग बाहर जाओ, बट मान लो यार लॉकडाउन के पहले ही जाते थे, मतलब कोरोना आने के पहले जाते थे, है ना, मान लो आप सब्जी खरीदने गए, लेट्स से यू बॉट 1 kg ऑफ कॉलीफ्लावर, है ना, आपने खरीदा, तो आपको क्या लगता है कि वो जो दुकानदार है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 ग्राम्स ही आपको देगा? अगर आपने 1 kg खरीदा है तो क्या वो एग्जैक्ट 1000 ग्राम्स देगा? मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो क्या वो एक छोटी सी कैंची लेके उसमें से थोड़ा सा पार्ट ऐसे काट के फिर अलग करेगा, फिर देखेगा अभी 1000 हुआ, अरे अभी भी 2 ग्राम ज्यादा है ना, फिर थोड़ा सा और निकाल लेगा उसमें से छोटे से पीसेस, फिर देखेगा अच्छा अब हो गए 1000, ये लो भाई साहब। ऐसे कोई देगा तो आप तो खुद ही नहीं खरीदोगे उससे, है ना, कि भाई तू रख ले अपना, तो 2-4 ग्राम तू मेरे से एक्स्ट्रा ले ले, तो खुद ही रख ले उसको, राइट। तो वहां पे थोड़ा बहुत एरर चलता है, मतलब, है ना, मतलब 30-40 ग्राम भी एक्स्ट्रा चले गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, 40 रुपए किलो की सब्जी है, ले जाओ 30-40 ग्राम ज्यादा, किसका क्या बिगड़ने वाला है, राइट। बट इमेजिन करो आप अब चले गए गोल्ड खरीदने, है ना, सर सब्जी खरीदना तो ठीक था, घर वाले गोल्ड थोड़ी ना हमें खरीदने भेजेंगे, चलो मान लो आप बड़े हो गए, बाद में तो खरीदोगे ना, मान लो आप चले गए गोल्ड खरीदने, उसमें अगर 1 ग्राम भी ज्यादा है तो आपको लगता है कि वो आपको 1 ग्राम ज्यादा दे देगा?
मतलब देखो 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है अभी मार्केट में अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 40 to 45,000 रुपीज के आसपास होगी, है ना, 10 ग्राम्स की। मतलब 1 ग्राम गोल्ड की कीमत कितनी हो गई, 4,000 to 4,500 रुपीज। क्या आपको लगता है वो आपको 1 ग्राम एक्स्ट्रा दे देगा? मतलब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो वहां पे जो मेजरमेंट हो रहा है उसमें हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहेंगे, वहां पे एरर कम होना चाहिए। तो ये एरर एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जहां भी मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है वहां हमें एरर की बात करनी ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यार, आप मान लो आप कौन सा मेजरमेंट करते हो, फ्रीक्वेंटली आप क्या मेजर करते हो? आप लेंथ तो मेजर करते ही हो, है ना। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक चीजें सीख रहे हैं, ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो आपके पास एक स्केल होती है ना, नटराज की, अप्सरा की। अब ये 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है जनरली हमारे पास, ऐसे इसमें मार्किंग होती है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर आप बोलते हो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अब ऐसा चलता रहेगा, राइट। अब इसमें बच्चों लीस्ट काउंट नाम की एक चीज होती है। लीस्ट काउंट क्या होता है इसका? आप इससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। वैसे तो यार मेजर करना 1 mm बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है बच्चों, वो 1 mm है ना। यहां पे देखो, ये पहला वाला मार्किंग 1 mm आप इससे मिनिमम मेजर कर सकते हो, जो कि इसका लीस्ट काउंट है। लेकिन आप 1 mm का एरर भी कर सकते हो इसमें। कई बार होता है ना, मान लो कोई चीज आपको मेजर करनी है, वो 2 लाइंस के बीच में आ रहा है, तो या तो आप अगली वाली लाइन को मान लोगे, या तो आप पिछली वाली लाइन को मान लोगे, या तो आप कई बार और ज्यादा दिमाग लगाते हो कि भाई बीच में आ रहा है तो 0.55 होगा, ऐसा कुछ, है ना। बेसिकली 1 mm का इसमें एरर पॉसिबल है। अब ये एरर्स किस किस वजह से हो सकते हैं? बहुत सारे उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक बार सारे रीजंस और टाइप्स ऑफ एरर्स हम लोग देख लेते हैं, फिर उस पर हम वापस आएंगे, ठीक है। वो जो लीस्ट काउंट वाला पार्ट था, देखो इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है। अब ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अब यार इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज करते करते कुछ तो एरर आ ही सकता है। मान लो आपकी जो स्केल है उसके पीछे से वो कलर ही चला गया उसका, है ना, जो मार्किंग्स होती हैं ब्लैक कलर की, वो कई बार देखना चली जाती है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो गया वो। आप कुछ मेजर कर रहे थे, कुछ और रीडिंग आ गई, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू एरर इन द कैलिब्रेशन। अब यार ये कैलिब्रेशन क्या चीज होती है? देखो मैं अच्छा एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप पता नहीं कितने लोगों ने ये देखा होगा। आजकल जो वेइंग मशीन आती है जिसपे आप खड़े होते हो और आपको वेट पता चल जाता है, वो जनरली आजकल डिजिटल हो गई है ना, कि डिजिटली वहां पे पहले ही 0 0 लिखा रहेगा, आप उस पर चढ़ जाओ तो आपको अपना वेट पता चल जाता है। पहले जो आती थी ना वेइंग मशीन, उसमें ऐसे नीडल लगी होती थी। आई होप अगर आप डॉक्टर के पास कभी आपका पाला पड़ा होगा जाने का, तो आपने देखा होगा ऐसे नीडल लगी होती थी, और यहां पे नीचे ना एक नॉब होता था उसको कैलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको उस पे उसके ऊपर खड़े होने से पहले यू मस्ट एंश्योर कि वो नेडल 0 पे है अभी, क्योंकि उस पे ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मान लो ऐसा नहीं हुआ, मान लो वो 0 पे नहीं है, मान लो वो 5 kg पे है, पहले ही 5 kg पे पॉइंट कर रहा है, आप उस पे चढ़े। मान लो आपका जो एक्चुअल वेट है वो 50 kg है। अब मैं आप लोगों को कंसीडर करके बोल रहा हूं, तो 50 kg है ना, अप्रोक्सीमेटली मान लो आपका वेट मान लो 50 kg है, लेकिन एक्चुअली वहां पे क्या रीडिंग देखने को मिलेगी? वो तो बेचारा 5 पहले ही दिखा रहा था, 50 और उसमें ऐड हो गया, अब ये दिखाएगा 55। तो ये एरर है ना। आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो 50 है, बट जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो 55 आ रही है। ये सिस्टमेटिक एरर है। हालांकि अगर आपको ये पता है ना कि सिस्टमेटिक एरर कितना है, तो आप एक्चुअली ट्रू वैल्यू पता कर सकते हो। मान लो आपको दिख गया, उसके ऊपर जाने से पहले आपको दिख गया कि ये पहले ही 5 दिखा रहा है ना। फिर आप उस पे खड़े हुए, आपका आंसर मतलब वहां पे जो रीडिंग आई वो 55 आई। अब आप समझ जाओगे, अच्छा ये 5 तो पहले से ही दिखा रहा था, अब ये 55 दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा असल वजन जो है वो 50 होगा। आपने तुरंत 5 माइनस कर लिया। तो सिस्टमेटिक एरर जो है वो इतने बुरे एरर्स भी नहीं है। अगर आपको पहले से पता है कि इसका कैलिब्रेशन में गड़बड़ है, तो आप फिर भी उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, मतलब ट्रू वैल्यू उससे निकाल सकते हो। तो ये सिस्टमेटिक एरर होता है ड्यू टू एरर इन द कैलिब्रेशन। मजा आ रहा है क्या? समझ में आया सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? राइट एवरीवन। चलिए, सिस्टमेटिक एरर आपको पता रहेगा कैलिब्रेशन की वजह से हो रहा है। फिर है रैंडम एरर। अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ये ड्यू टू एम्बिएंट कंडीशंस है। अब जैसे आप जाएंगे अगर वो लोकल सोनार की दुकान में, राइट, यू अंडरस्टैंड राइट, ज्वेलर्स शॉप जो लोकल वाली होती है, तो उनके पास एक छोटा सा मेजरिंग डिवाइस होगा
पहले तो वो 2 छोटे छोटे तराजू यूज करते थे, है ना, बट आजकल वो थोड़ा डिस्प्ले वाला यूज करते हैं, छोटा सा होता है वैसे वो। अब अगर वो उसको अपने काउंटर के ऊपर रखेंगे ना, और मान लो उसके ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखे की हवा भी वहां पे मतलब कुछ रीडिंग देती है, पंखे की हवा के प्रेशर की वजह से वहां पे कुछ रीडिंग आएगा। अब मान लो आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उससे लेट से 10 ग्राम सोना खरीदा, राइट, 45,000 रुपीज का, बट वहां पे हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से रीडिंग आया लेट से 13 ग्राम्स। तो आप 3 ग्राम एक्स्ट्रा हवा का प्राइस गोल्ड की प्राइस में देके आओगे, मतलब आप गोल्ड की प्राइस में हवा खरीद के ले आओगे, है ना। तो मतलब एक्चुअली वो ऐसा करते नहीं है, डेफिनेटली वो उसको काउंटर के नीचे रखते हैं, एक ग्लास होता है वो ग्लास के नीचे रखते हैं, ताकि जो एम्बियंट कंडीशंस हैं, प्रेशर है विंड का, उससे बचा जा सके, राइट। तो वो हमेशा अंदर रख के मेजर करते हैं, वरना तो आपका बड़ा नुकसान हो जाता है, राइट एवरीवन। हवा खरीद के ले आते आप कितने में, 40,000 रुपए पर ग्राम मतलब इतनी महंगी हवा मत खरीद लेना कभी जाके, है ना। सो समझ में आ रहा है, ये रैंडम एरर है, इसका आप जनरली कर कुछ नहीं सकते हो। हाँ, आप अवॉइड कर सकते हो कि एम्बियंट कंडीशंस पे आप मेजरमेंट करें, कुछ ऐसा जगह ढूंढ लो जहां पे एम्बियंट कंडीशंस का इफेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। और लास्ट है बच्चों ये पर्सनल एरर। अब ये हमारी खुद की बेवकूफ़ी, हमारा फटीग, है ना, हम थक चुके हैं, हमें 5 जो है वो 8 की तरह दिखाई दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो है ना, पैरालैक्स वगैरह भी आ जाता है इसमें, साइड से देख रहे हो आप, किसी एंगल से देख रहे हो आप, तो वो सारी एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चों टाइप्स ऑफ एरर हैं, आई होप आपको फील आ गई होगी। और अगर कोई बच्चा नया है तो मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास में ना ये वाली फील नहीं आती है, ये फील तो नॉर्मल फील है ना, हमारी क्लास में तो ये वाली फील आती है हमें, हमारी क्लास में मिलती है फिजिक्स, है ना, फिजिक्स प्लस फील, है ना, प्लस फील कर लो आप, तो यहां से ही बन जाता है PHEEL, है ना यार। हमारी क्लास में क्या मिलता है हमें, फील मिलता है, फील चलिए, आई होप आपको मिल गई है फील। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एरर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यहां से, है ना, यहां से बिल्कुल एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे नीट के, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, है ना, वेरी नाइस, सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। कैलकुलेशन ऑफ एरर मैं आपको जनरली एक एग्जाम्पल से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला रटाऊंगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या सर, मतलब आप फॉर्मूले वमले रटा रहे हो बिठा के हमें। देखो, कैलकुलेशन ऑफ एरर का तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, आप सारी चीजें जब सीख जाओगे ना, फिर हम यहां पे आएंगे, फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था, है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। चलिए यहां पे आ जाते हैं। देखिए, अगर आपने कभी भी स्कूल में कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको अपने टीचर पे बड़ा गुस्सा आया होगा, क्योंकि टीचर जनरली बोलते हैं एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, 10 रीडिंग ले लेना, है ना, 10 बार कर लेना। हाँ, अगर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आ रहा है तब तो फिर ठीक है, हम भी एंजॉय करते हैं। वैसे भी क्लास में बैठ के पढ़ के बोर होने से तो अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता था स्कूल में यार, बिल्कुल। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, हमेशा आपको बोला जाता है 10 रीडिंग्स ले लो, 15 रीडिंग्स ले लो, 20 रीडिंग्स ले लो, फिर उसका बाद में एवरेज निकलवाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब आप एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। विदाउट एरर तो आप कुछ भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना, मेजरमेंट विदाउट एरर इज नॉट इवन पॉसिबल। इतने सारे फैक्टर्स हैं, कुछ ना कुछ एरर तो आना ही है। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स ले लेते हैं और फिर उनका एवरेज निकाल लेते हैं। अब जो बच्चे इस बात को नहीं जानते वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट क्यों करूं, मैं बहुत अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता हूं चलो सर के सामने। अगर मुझे पता है कि रिजल्ट आना चाहिए 1.5, रिजल्ट तो जनरली पता होता है। अगर आप वो पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें आपको जी निकालना होता है, रिजल्ट तो सबको पता है 9.8। तो ओवर स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, 10 रीडिंग्स में 9.8 9.8 9.8 9.8 लिख के चला जाएगा, बोलेगा सर देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया सर मैंने, सभी में मेरे 9.8 आ चुके हैं, एवरेज सर आप निकाल लो 9.8 ही आएगा, देखो इतना खतरनाक। उसकी कॉपी जो है ना वो फाड़ दी जाएगी, उसको 0 थमा दिया जाएगा और तुरंत एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये भाई साहब कुछ नहीं करे, सिर्फ वैल्यूज लिख के आ गए हैं। तो इतनी स्मार्टनेस तो सबके अंदर होती है कि भले ही एक्सपेरिमेंट मत करो, है ना, वैल्यूज थोड़ा अलग अलग लिख दो और एक रीडिंग तो 5 लिख दो 9.81 की जगह, ताकि उसको लगे भाई ये तो कुछ जबरदस्त गलती कर दी इसने, कर रहा था एक्सपेरिमेंट, 5 लिखा है इसने, है ना। तो ऐसा कुछ लोग करते भी है, राइट, ओवर स्मार्ट बच्चे। खैर, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं फिर उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना था। अब वो ऑप्टिक्स में इसका एक छोटा सा सेटअप होता है जो आपको मैं बता दूंगा ऑप्टिक्स में, बट यहाँ पे
आपको वैल्यूज गिवन है उसकी, है ना, आपने 8 टाइम्स परफॉर्मेंस किया, है ना, परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को, तो देखो कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स किया। अब आपको इसका एक मेजर्ड वैल्यू प्रेजेंट करनी है, लेट से किसी के सामने, कि देखो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया ये इसका रिजल्ट है ना। रिजल्ट सबमिट करने के लिए आप क्या क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो सारी वैल्यूज का एवरेज निकालोगे आप। तो सारी वैल्यूज को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे। जब आप ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो इसका आंसर शायद 1.33 आ रहा होगा। आप कैलकुलेट कर लेना यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा, अभी बाद में देख लेना कैलकुलेट करके, है ना, या फिर अभी कर लो साथ साथ पढ़ते पढ़ते। सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई 8 करोगे 1.33 आएगा। इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। अब हालांकि ये ट्रू वैल्यू होती नहीं है, बट एक्चुअली दिस इज द क्लोजेस्ट वैल्यू दैट वी कैन गेट नियर दैट ट्रू वैल्यू। तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू, या फिर इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार, सो दैट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। मेरी आवाज सही से आ रही ना तुम्हें, माइक गिर गया था अभी, आई थिंक आ रही होगी। तो यस, ये जो वैल्यू कहलाती है वो क्या कहलाती है बच्चों, ट्रू वैल्यू कह लो आप इसको, या फिर मीन वैल्यू कह लो आप इसको। कुछ बुक्स में इसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी लिखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आंसर यही होना चाहिए, है ना, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है। अब ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मैं समझ गया, बट क्या मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि यही है मेरा आंसर? नहीं। अब जब भी आप कोई मेजरमेंट का आंसर देते हो ना, आप एक टॉलरेंस लेके चलते हो। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.33 तो आया सर मेरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे प्लस माइनस 0.2 भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चला, सपना आया था क्या कि प्लस माइनस 0.2 ही होगा? अब ये 0.2 आप लिख रहे हो ना, आप पॉसिबिलिटी दे रहे हो कि 13.3 तो आंसर आ रहा है, 1.33 तो आंसर आ रहा है, बट ये इससे 0.2 ज्यादा भी हो सकता है, इससे 0.2 कम भी हो सकता है। मैं गारंटी नहीं ले रहा कि ये 1.33 है। समझ आ रहा है आपको? ये मेजरमेंट करने का तरीका है बच्चों। ये जो 0.2 आपने यहां पे लिखा है ना, इसको आप कहते हो मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, MAE। क्या है बच्चों? MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका निकालने का एक तरीका है, ये आपको सपने में आके कोई आकाशवाणी नहीं करेगा कि इसका 0.2 होने वाला है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, सिखाता हूं मैं, डोंट वरी। जनरली ये इक्वल टू लीस्ट काउंट होता है। अब जैसे आपका स्केल है जो नटराज वाला, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 mm। तो अगर आप उस स्केल से कोई भी चीज मेजर करते हो और आपका आंसर मान लो आता है 6 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे लिखना उसको 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात आपको चमकी? आपने 6 सेंटीमीटर मेजर करा है, लेकिन उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो सकता है? 1 mm, जो कि लीस्ट काउंट है उसका, उतना एरर आप कर सकते हो। लेकिन 1 mm को आप क्या लिख सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो एरर भी मैंने सेंटीमीटर में लिखा, तो 0.1 लिख लिया, है ना। तो 6 प्लस माइनस 0.1 ऐसे लिखना होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? है ना। मान लो आपने एक फोन उठाया, उसका मेजरमेंट करना आपको, या चलो ये रिमोट उठा लिया, ठीक है, इसका मेजरमेंट करना है मुझे वही नटराज वाली स्केल से। मान लो ये आया अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 25 हो सकता है, है ना, 25 सेंटीमीटर आया। अगेन इसका जो आप लेंथ लिखोगे ना, इसका लेंथ आप लिखोगे 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये देखो, ये 0.1 क्या है? लीस्ट काउंट था मेरी डिवाइस का, जो कि जनरली मीन एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होता है। इतना एरर मैं उस डिवाइस से कर सकता हूं। क्या बात समझ में आ गई सबको? है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, ये तो मीन वैल्यू है, राइट, बहुत आसान था इसको निकालना। अब मैं आपको सिखाता हूं वो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करो, देखो, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड है या फिर मॉड है, आप ऐसा कह लो, ट्रू वैल्यू का माइनस मेजर्ड वैल्यू का। देखो यहां पे कितनी मेजर्ड वैल्यूज हैं बच्चों? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 मेजर्ड वैल्यूज हैं। आप क्या करो, उनको अपनी ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो सारी की सारी ट्रू वैल्यूज हैं क्या? 1.33। तो 1.33 माइनस फर्स्ट मेजरमेंट 0.04 आ जाएगा। 1.33 माइनस सेकेंड मेजरमेंट 1.33 है, ये तो 0 आ जाएगा, राइट। 1.33 माइनस दिस वन, ये आ जाएगा माइनस 0.01। लेकिन एक्चुअली मैं सभी का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लूंगा, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट चाहिए ना, तो आई जस्ट टेक पॉजिटिव। ये मॉड लगाया ना,
मॉड का मतलब ही हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए सिर्फ हमें। उसके बाद देख लो यार 1.33 माइनस 1.35 तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर की कितनी वैल्यूज मिल गई आप सभी को? चलिए बताइए मुझे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर की आपको कितनी वैल्यूज मिल गई हैं? आपको मिल गई हैं 8 वैल्यूज फॉर एब्सोल्यूट एरर। और अब अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो बहुत आसान है। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आप क्या करोगे? सारी एब्सोल्यूट एरर वैल्यूज को ऐड करो, जस्ट टेकिंग पॉजिटिव ऑफ ऑल ऑफ देम। सभी का पॉजिटिव उठा लो और डिवाइडेड बाय 8 कर दो, है ना? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। आई थिंक इसमें मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो मैं फटाफट एक बार चैट देख लेता हूं। चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर इसका। सब लोग इसको ऐड करो, ठीक है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके ऐड करो, डिवाइडेड बाय 8 कर दो। क्या आ रहा है आंसर बताइए? यस, आई एम लुकिंग एट योर चैट बच्चों, चलिए बताइए। कमन 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 एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बता दो यार फटाफट। कैलकुलेशन है सिंपल सा, 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 एंड 0. 0.2 सौम्य रंजन बेहरा सेज 0.2. ओके, नितिन सेज 0.02, खुशबू सेज 0.14. क्या बात है, ये तो पूरा डेमोक्रेसी है यहाँ पे, कोई भी एक आंसर नहीं देना चाहता। हाँ चलिए हम देखते हैं कि सही आंसर क्या है इसका। असल में इसका आंसर आएगा, चलो ये तो मीन है ना, मीन है, ये एब्सोल्यूट एरर है। असल में इसका आंसर आएगा बच्चों 0.02। मैंने देखा था किसी बच्चे ने दिया था 0.02। यस, वेरी नाइस। कैलकुलेशन तो कर लो नमूनो, कैलकुलेशन भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप लोग? अरे इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, कौन करेगा, है ना? एग्जामिनेशन में मैं तो नहीं आ रहा। देखो 0.04 प्लस 0.01 सभी को ऐड करोगे आप तो आई थिंक आपका आंसर आएगा 0.14, है ना यार? और फिर 0.14 को आप डिवाइडेड बाई 8 कर देना। हाँ, अप्रोक्सीमेटली वो 0.175 आना चाहिए, बट हाँ उसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.02। समझ आ रहा है? ये होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या प्रोसेस सभी को चमक गया है? अगर प्रोसेस सभी को चमका है यहां तक तो जल्दी से स्वैग सैल्यूट देंगे सब लोग। फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आप सॉल्व करेंगे, राइट? इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आप सॉल्व करेंगे। कम ऑन एवरीवन, बताइए समझ में आ गया क्या सभी को? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से स्वैग सैल्यूट देने का। कम ऑन, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सिर्फ 2 चीजें बच गई हैं। एक होता है हमारा रिलेटिव एरर और दूसरा होता है बच्चों हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, चलो देखो रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर बहुत आसान है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, खत्म। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इस केस में कितना है? 0.02 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितना है? 1.33। डन एंड डस्टेड, 0.02 विल बी द आंसर, है ना? ये देखो, ये मीन ये रिलेटिव एरर आ गया, यानी कि मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज एरर पूछा गया तो आप क्या करोगे? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये रिलेटिव एरर तो यहां पे निकाल लिया ना आपने, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू करके रिलेटिव एरर निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, यू आर डन। आई होप यू गॉट द प्रोसेस बच्चों। ठीक है, पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। मैंने चैट देखने के लिए फोन अपना उठा लिया है और मैं आपका चैट इसमें डेफिनेटली देखने वाला हूं कितने लोगों ने सही आंसर दिया, और इसके थोड़ी देर बाद हम करने वाले हैं मेंटी क्विज। ठीक है, चलिए बताइए सब लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव दीज वैल्यूज 1.2, 1.6, 1.4, 1.8। कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE निकालना है आपको, है ना? सो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? MAE आपको निकालना है। चलिए बताइए, सब लोग ट्राई करेंगे। ऑप्शंस आर 0.8, 0.2, 0.5 एंड 0.05। कम ऑन गाइस। ओके, कुछ लोगों के आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं। आदित्य भारद्वाज इज सेइंग 0.2 B, यानी कि, है ना? अयान इज सेइंग D, राम इज सेइंग B अगेन, अमीशा इज सेइंग 0.2, शहजाद इज सेइंग C, ओके, शैलेश इज सेइंग D, निशा इज सेइंग C, दर्शन इज सेइंग 0.5। ओके,
चलो वैसे मैंने बहुत सारे आंसर्स पढ़े यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 0.2 कह रहे हैं, राइट? 0.2 कह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। देखते हैं यार करेक्ट आंसर क्या है। क्या बात है, तुम लोगों ने मचा दिया, बहुत बढ़िया। तुम लोग मतलब प्रूफ कर रहे हो कि हम हैं सर ऑनलाइन पाठशाला 2.0 के स्टूडेंट्स, है ना? हम हैं वेदांतु नीट मेडी जी के स्टूडेंट, सर हम करेंगे काम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बच्चों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, सब्सक्राइब पक्का कर देना। ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू आर लर्निंग, है ना? अगर लर्निंग हो रही है तो पक्का लाइक बटन आप दबा दीजिएगा। सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है ये, देख लो। सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, मीन वैल्यू निकाल लो बच्चों। मीन वैल्यू के लिए सभी को ऐड करो, 1.2, 1.6, 1.4, 1.8। ये कितना होगा ऐड करने के बाद, एक बार देखते हैं। अगर मैं 1.2 और 1.8 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 30, है ना? आई मीन 3। और 1.6 प्लस 1.4 भी 3 होगा, यानी कि 3 और 3 6 हो गया पूरा। तो न्यूमरेटर पूरा 6 हो गया सभी को ऐड करने के बाद। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 4, तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। मीन वैल्यू इज रेडी, 1.5। अब सभी का एब्सोल्यूट एरर लिख लो। तो 1.5 माइनस 1.2, पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 0.3, करेक्ट? 1.5 माइनस 1.6, दूसरे वाले का आएगा 0.1। मैंने पॉजिटिव ले लिया, वैसे तो -0.1 आएगा पहले, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ले लो 1.5 माइनस 1.4, ये भी आ जाएगा 0.1, करेक्ट? और लास्ट वाला आ जाएगा 0.3। ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स हो गए। और फाइनली अब आप क्या करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो 0.3 प्लस 0.1 0.4 प्लस 0.1 0.5 प्लस 0.3 यानी कि 0.8 हो जाएगा ये। तो 0.8 हो गया टोटल एब्सोल्यूट एरर, एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 रीडिंग्स वी हैव टेकन, आंसर विल बी 0.2। डन एंड डस्टेड। एक्सीलेंट जॉब बच्चों, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सबको समझ में आ गया है ना? प्रोसेस बहुत आसान है इसकी, राइट एवरीवन? डिड यू एंजॉय दिस? सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होगी। जस्ट टू रिवाइज रिलेटिव एरर, अगर मुझे यहां पे रिलेटिव एरर भी पूछा गया होता तो मैं ऐसे लिखता, देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था? अभी भी आपने कैलकुलेट किया है 0.2, और मीन वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 1.5। कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रिलेटिव एरर का। फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। और अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, दैट्स इट। सो 0.2 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा आपका इन परसेंटेज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन, आगे बढ़ जाते हैं अब, राइट? लेट्स मूव अहेड। क्या कहते हो यार, समझ आ गया है? राइट, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, गुड। बस 5 मिनट और उसके बाद फिर मेंटी, ठीक है? बिकॉज मेरी भी क्लास है 1:30 को, एम्स वाया नीट वाली। आई हैव द क्लास एट 1:30, तो मैं आपको उससे पहले छोड़ दूंगा बच्चों। थोड़ा सा और पेशेंस रखो बस, ठीक है ना यार? पेशेंस, बता दो जोश आई है कि नहीं है? ठीक है, फिर हम मेंटी करेंगे, डोंट वरी बच्चों। अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि मान लो वही जो रिमोट का मैंने एग्जांपल लिया था, है ना? अगर मैंने इस रिमोट का मेजरमेंट ले लिया है, यहां पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए इसकी लेंथ आई है 25, है ना? तो लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर आई है। बट क्या मुझे सिर्फ 25 लिखना चाहिए? नहीं, मुझे लिखना चाहिए 25 प्लस माइनस कितना मीन एब्सोल्यूट एरर हो सकता है इस स्केल के मेजरमेंट में? 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm, विच इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो है वही मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाता है। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप ऐसा ही करेंगे, तो आप लिखेंगे 0.1 प्लस माइनस हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है असल में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L प्लस माइनस डेल्टा L। अब यार ऐसे याद रखो कि ये जो डेल्टा L है वो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, और जो L है वो मीन वैल्यू होती है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। अब अगर आपने ऐसा लिखा डेल्टा L बाई L, तो मुझे कौन बताएगा इसको क्या कहेंगे आप? डेल्टा L यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, L यानी कि मीन वैल्यू, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव एरर। तो यही रिलेटिव एरर बन जाता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ रटना नहीं है आपको, यू नो एवरीथिंग यार, है ना? जब आप लिखते हैं 25 प्लस माइनस 0.1, इसका मतलब है 25 इसकी मीन वैल्यू है, 0.1 इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर पॉसिबल है।
दोनों का रिप्रेजेंटेशन है एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अगर आपने डेल्टा एल अपॉन एल लिखा तो रिलेटिव एरर बन जाएगा। बताओ बच्चों, अगर मैं ये लिख दूं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये क्या है? सब लोग बताएंगे मुझे क्या है ये, बताओ। अगर मैं लिखूं डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, क्या चीज है ये? कौन सी चिड़िया का नाम है ये? डेल्टा एल बाई एल तो चलो रिलेटिव एरर था, इंटू 100 लिखा है। बताओ, कम ऑन एवरीवन, आई एम सीइंग योर चैट। यार बी एक्टिव इन द चैट नो व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग। परसेंटेज एरर, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, परसेंटेज एरर बन जाएगा वो, है ना? वेरी नाइस बच्चों, अमेजिंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इस टॉपिक को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक। देखो, मान लो वही एग्जांपल मैंने लिया है ना, ये रिमोट वाला, इसकी लेंथ है 25 प्लस माइनस 0.1। ठीक, इसकी विड्थ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसमें भी एरर आ जाएगा उतना ही, 0.1 सेंटीमीटर। अब किसी ने हमसे बोला कि ठीक है यार, जो लेंथ है ना और जो ब्रेड्थ है, ऐड कर दे दोनों को और एक नई क्वांटिटी बना दे x। तो x जो है वो एक नई क्वांटिटी बन गई, जो है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसा लिख लो आप। ठीक है, अब आपने सोचा कि ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है, तो यार मैं 25 और 5 को ऐड करके x की वैल्यू तो बता दूंगा कि 25 और 5, x की वैल्यू 30 हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा x कितना होगा, यानी कि एरर कितना होगा x में। समझ में आ रहा है? देखो, वैल्यू ऑफ L 25 है, वैल्यू ऑफ B 5 है, दोनों का एडिशन 30 हो गया, वो वैल्यू x की हुई, बट डेल्टा x भी तो होगा कुछ। अगर यहां पे लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, तो x में भी एरर होगा। तो बच्चों ऐसे केस में, एडिशन वाले केस में, आप डायरेक्टली इनके एरर्स को ऐड कर देना। डायरेक्टली क्या कर देना? आपको एरर्स को ऐड कर देना है, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी a का एरर प्लस b का एरर। अब आप लोग बताओ इसका मेजरमेंट क्या आएगा? x का मेजरमेंट आएगा 30 विच इज द ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस एरर विल बी 0.2। आई होप यू गॉट इट राइट। इसका एरर 0.1, इसका एरर भी 0.1, दोनों को ऐड करने का है। ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी ट्रू है। सब्ट्रैक्शन में कई बच्चों को लगता है कि ठीक है, अगर ये ऐसे दिया होता l माइनस बी इक्वल टू वाई, तो l माइनस बी का जो ट्रू वैल्यू है वो कितना होगा? 25 माइनस 5 यानी कि 20, प्लस माइनस एरर कितना होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, ये 0.1 एरर है, यहां पे भी 0.1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 लिख दो। नहीं, अगर ये एडिशन हुआ तो भी एरर्स ऐड होते हैं, अगर ये सब्ट्रैक्शन हुआ तो भी एरर्स ऐड होते हैं। एरर्स की एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, हमेशा वो ऐड होंगे, राइट? भले ही आप इन दोनों को कम करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो यहां पे आप 0.2 लिख दो। समझ आ रहा है? ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो यार, बट एरर को ऐड कर देना है। समझ आ गया एवरीवन, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसीलिए लिखा हुआ था, राइट? उसमें आपको एरर्स को ऐड ही करना होता है। हाँ, ट्रू वैल्यू को ऐड करो अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जल्दी से एक बार समझा देता हूं। इसमें ना कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लो एक ऐसा P एक क्वांटिटी है, ठीक? इस P क्वांटिटी को ऐसे लिखा गया है, x पावर a, y पावर b, z पावर c डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई लेट्स से r पावर d एंड p पावर e, ऐसे लिखा है। देखो कितना खतरनाक क्वांटिटी है ना, कोई बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है आपको? अब इसमें आपको ऐसा गिवन है कि मान लो x में जो एरर है वो डेल्टा x है, गिवन है, y का एरर डेल्टा y गिवन है, z का एरर डेल्टा z गिवन है, r का एरर डेल्टा r गिवन है, p का एरर डेल्टा p गिवन है। आपसे पूछ रहे हैं बताओ, अच्छा यहां पे मैंने दो जगह p लिख दिया ना, सॉरी, ये q कर लेते हैं इसको। सो q का एरर हमें गिवन है। अब आपसे पूछेंगे बताओ p में कितना एरर आएगा, डेल्टा p बताइए कितना होगा, है ना? शानदार क्वेश्चन हो गया, एकदम जनरल केस लिया है, एक क्वेश्चन से समझा दूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप फोकस करते हो तो। इसको लिखने का तरीका मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। वैसे जो मेथड है वो ये है कि आप पहले लॉग लोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, बट नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ नहीं करना है आपको। जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूं ना वो समझ लो। p जहां पे लिखा है ना, आप इसको लिख लो डेल्टा p बाई p, ठीक है? लॉग लेके डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है, आप इसको याद कर लीजिए, डेल्टा p बाई p। अब देखिए लॉग जब आप लेते हो तो आपको शायद पता होगा, लॉग x पावर a में
a बाहर आ सकता है, आप log x पावर a को लिख सकते हो a log x, तो इसीलिए ये a बाहर आ जाएगा, और अगर यहां पे x है तो आप लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स। शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, सीख लो, है ना, शॉर्ट ट्रिक है, सीखते जाओ। a बाहर आ गया, डेल्टा x बाई एक्स, y पावर b है ना, तो आप लिखेंगे प्लस b डेल्टा y बाई वाई। अब ये कंटिन्यू होने वाला है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखूंगा मैं, c इंटू डेल्टा z बाई जेड, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो नीचे है r पावर d, ये जब आप ऊपर लेके आओगे तो ये r पावर माइनस d बनेगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके आगे सर नेगेटिव साइन लिखेंगे, बट मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा फिर से, क्योंकि एरर्स तो हमेशा ऐड होते हैं, ये एरर्स ही तो हैं, डेल्टा x, ये रिलेटिव एरर ही तो है ना, हमेशा ऐड होते हैं वो। तो मैं लिखूंगा प्लस d टाइम्स डेल्टा r बाई आर। ये देखो, ये d था ना बच्चों पावर में, ये जो ऊपर गया तो d पावर में ऊपर चला गया, इसको मैं फिर भी यहां से हटा रहा हूं अभी। इसका मतलब ये हुआ अगर वो डिवाइडेड भी है तो भी ऐसे ही लिख लो जैसे कि वो मल्टीप्लाइड में होता। तो d बाहर डेल्टा r बाई आर, लास्ट का टर्म क्या होगा देखो, e है उसके ऊपर तो आप e लिख देंगे, और डेल्टा q बाई q लिख देंगे आप, ठीक है। x y z r q, इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, इनका एरर आपको गिवन है, तो ये सारी चीजें आपको नोन है इस साइड वाली, सिर्फ जो अननोन होगा वो डेल्टा p होगा, p भी आपको गिवन होगा, तो डेल्टा p आप यहां से निकाल लेंगे, है ना। थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। अब देखो ये इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन जब आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। इसको आप क्या लिखोगे, देखो x लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप लिखोगे डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, ये देखो y पावर a है ना, तो a बाहर डेल्टा y बाई वाई, z पावर b तो b बाहर डेल्टा z बाई z, खत्म, ठीक है, डेल्टा z बाई z, कहानी खत्म। इतना आसान है, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, है ना, लेट अस स्टार्ट बच्चों। हाउ इज द जोश, जोश वोश सब हाई है ना। अच्छा चैप्टर है, काफी शानदार टॉपिक है इसका, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और यहां से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली जो है देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। सीखना पड़ेगा इसको आपको, और यहां पे कुछ रूल्स हैं। रूल्स देखो मैं नहीं चेंज कर सकता, जो रूल्स बने हुए हैं मैं तो सिर्फ आपको वो पढ़ाऊंगा, है ना। तो आपको सिंपली जस्ट चीजों को सीखना है कि कैसे क्या होता है, क्या क्या हमने रूल्स बनाए हैं जो मेजरमेंट सोसाइटीज हैं उन्होंने, और उसके बाद हम उसको ग्रास्प करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 243.4, यहां पे लिखा है 24.123, इसमें से कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। अब यार एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसा कि मैं हमेशा आपको ये वाला एग्जांपल देता हूं। तो मान लो आप सब्जी खरीदने चले गए, है ना, आपने खरीदा 1 किलोग्राम कॉलीफ्लावर या कुछ भी, बट रीडिंग उसकी आई, जब आपने उसको मेजर किया तो रीडिंग आई 1.025 kg, है ना, 1.025 kg। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको मेजर करने वाले हैं और कितना तक मतलब हमारा काम चल जाएगा। तो क्या होगा जनरली ना, ये जो दुकान वाले होते हैं वो 20-25 ग्राम को लेके इतना परेशान नहीं होंगे, राइट। तो वो देखेंगे कि एटलीस्ट अप टू दिस डिजिट, यहां तक देखो, अगर ये 1.0 है और उसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो ये ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। यार 25 ग्राम आपको एक्स्ट्रा भी चला जाए, 50 ग्राम एक्स्ट्रा चला जाए, फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन हाँ, अगर ये 1.1 हो जाता तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, चलो 100 ग्राम एक्स्ट्रा क्यों देना है, थोड़ा कम कर लेते हैं, राइट। 100 ग्राम्स विल बी लाइक क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो बेसिकली वो 2 डिजिट पे ही फोकस कर रहा है आपका सब्जी वाला, है ना। योर लाइक वेजिटेबल सेलर इज फोकसिंग ओनली ऑन दीज 2 डिजिट्स। इसके बाद अगर कुछ भी आ रहा है, लेट्स से 75, ही सेज ओके, ठीक है चलेगा, इतना तो रफ कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन। तो ये रियल लाइफ में आप इसको अगर सोच के देखोगे तो डिफरेंट सिनेरियोस में आप कितना एक्यूरेट मेजरमेंट चाहते हो वो एक्यूरेसी चेंज हो जाती है। जैसे गोल्ड अगर आप खरीदते हैं, है ना, तो गोल्ड में तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदा है और मान लो मेजरमेंट ऐसा आता है 10.012, है ना, ऐसा कुछ आता है एकदम एक्यूरेसी के साथ, आप पूरा उसको कंसीडर करेंगे क्योंकि बहुत महंगी चीज है, राइट। मतलब आप अगर 0.1 ग्राम भी एक्स्ट्रा किसी को दे रहे हैं तो उसका भी कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट होगा, तो आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आपको शायद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी जेईई मेंस का एग्जाम होता है आजकल, है ना, तो उसमें वो परसेंटाइल का लॉजिक कर रहे हैं, राइट। परसेंटाइल में आपको पता है क्या, वो मान लीजिए किसी की परसेंटाइल आती है 99.9, तो ऐसे 99.9 वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं, है ना।
तो वो 7 डिजिट्स तक लेते हैं, मतलब 7 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कंसीडर करते हैं। अब 7 डेसिमल प्लेसेस तक कंसीडर करोगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारे बच्चों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, कहां तक आपको लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप डेफिनेटली यार सब्जी खरीदने जाओगे तो 1.1 में आपका काम चल जाएगा, उसके बाद वाले को वो उतना परेशान नहीं होगा देख के, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आखिर ये होता क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसमें कुछ रूल्स हैं बच्चों काउंट करने के, कि कहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसको काउंट करने के कुछ रूल्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ गई क्या सिग्निफिकेंट डिजिट की? अगर यस तो एक बार स्वैग सैल्यूट चाहिए फटाफट फटाफट, अभी मुझे चैट बॉक्स पे चाहिए, मेरे सामने आपका चैट बॉक्स है। अगर बात समझ में आ गई है कि क्या मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो आप मुझे बताइए एक बार चैट बॉक्स में, स्वैग सैल्यूट दीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया, ऑसम 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 गाइस। अब देखते हैं रूल्स, ठीक है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द रूल्स। रूल क्या क्या देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहीं पे भी आपको जो भी नॉन जीरो डिजिट दिखता है वो सिग्निफिकेंट है। अब जैसे मान लो यहां पे लिखा है 42.3, तो कितने डिजिट्स हैं यहां पे? 4 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है। यहां पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सभी नॉन जीरो हैं, काउंट कर लो उनको। यहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4 है ना, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट है। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इजी बीजी है ना, किल्ड इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखो ध्यान से। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। यानी कि अगर एक जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है, उसको काउंट करा जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखो 5.03, तो जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो आप काउंट करेंगे उस जीरो को भी, यानी कि आप लिखेंगे 1 2 3, दिस नंबर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे भी आप देखो ये जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो जीरो को भी आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना। सब लोग मेरे साथ काउंट करो और चैट बॉक्स में लिखो, सबको सही आ रहा है क्या समझ, है ना। ये 4 है। यहां पे देखो ये जीरोस भी है जो हैं वो 2 नॉन जीरो के बीच में हैं, तो उनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यहां पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मतलब अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, उसको हमें काउंट करना चाहिए, राइट। अच्छा अब देखते हैं ये वाला, लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। इसको मैं अपनी भाषा में ओवर स्मार्ट जीरो बोलता हूं। मतलब जीरो को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मुझे तो यहां पे काउंट किया जा रहा है, बट वो ये भूल गया कि उसको तब काउंट किया गया था जब वो दोनों के बीच में छुप के बैठा था। अब वो ओवर स्मार्ट बन रहा है, वो बोल रहा है नहीं अब तो मैं लीड करूंगा, हो गया, मैं जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता, मैं उनके आगे जाके बैठ जाऊंगा। वो जैसे ही उनके आगे जाके बैठेगा हम बोलेंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। ओवर स्मार्ट बन रहा था, नेग्लेक्ट कर दो, मत गिनो उसको, अब हो ना, ऐसे ही इनको ये नेग्लेक्ट करते हैं हम। तो अब हमारा कितना हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट? देखो यहाँ पे 5 4 3, सिर्फ 3 ही यहाँ पे हमारे पास यू कैन से नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हम बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट। ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, देखो आ गया लाइन पे, है ना भाई। बीच में छुप के बैठा है तब तक ठीक है, अगर वो बीच में छुप के बैठा है तो ठीक है, हम मान लेंगे कि सिग्निफिकेंट है। ओवर स्मार्ट अगर बन रहा है, वो अगर आगे की तरफ आके बैठने की कोशिश करेगा तो उसको मत काउंट करना, ठीक है। अब ये रूल है, मैं चेंज नहीं कर सकता, जो रूल है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहां पे देखो ये भी लीडिंग है, और एक सेकेंड ये स्लाइड चेंज हो गई, वापस जाते हैं एक बार। सो देखो ये भी लीडिंग जीरो है ना, यहां पे 0.045 में, और ये भी लीडिंग है। तो कितने सिग्निफिकेंट हुए? ओनली 2, ये और ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट। 0.006 कितने सिग्निफिकेंट? 1 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये सारे के सारे जीरोस जो हैं वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा सिर्फ 1। समझ में आ गया बच्चों? तो जीरो अगर बीच में है तो काउंट कर लो, ओवर स्मार्ट जीरो है तो काउंट मत करना। लेकिन अगर जीरो ऐसा बोले कि ठीक है अब मेरे को अपनी जो कैपेबिलिटीज है वो समझ में आ चुकी हैं, ठीक है अब मैं नहीं जाऊंगा आगे, पीछे तो जाने दो मुझे नंबर के, हमने बोला ठीक है पीछे चले जा। अब ये नंबर देखो, नंबर यहाँ पे 4.33 है, जीरो उसके पीछे जाके छुप गया, तो हमने बोला ठीक है इतना हम्बल होने की कोशिश कर रहा है, काउंट कर लेते हैं। तो अगर वो जीरो ट्रेलिंग जीरो है, यानी कि ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा, वो पीछे है ना, पीछे है इनके, तो उसको काउंट करना है हमें। समझ आ रहा है? तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो गए।
और इस वाले में देखो कितने हो गए 1 2 3 और ये पीछे हैं तो काउंट करना पड़ेगा इनको, तो 2 और है 5 हो गए, है ना। और यहां पे देखो कितने 1 2 3 और ये भी तीनों बेचारे पीछे हैं, हम्बल 0 हैं, तो इनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा 6। मैंने आपको सिर्फ रूल पढ़ाया नहीं है, याद करने का तरीका भी बताया है। अगर 0 दो नंबर्स के बीच में छुप के बैठा है तो काउंट करो, अगर वो ओवर स्मार्ट बन रहा है बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको काउंट मत करो, अगर वो पीछे जाके बैठा है डिजिट्स के, है ना, डिजिट्स के बाद में जाके बैठा है अगर, तो भी उसको काउंट कर लेना। राइट एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, ऐसे जब कोई चीज लिखी होती है, जैसे 1.32 × 10⁻² लिखा हुआ है, 1.32 × 10⁻4 लिखा हुआ है, इस केस में बच्चों आप फोकस करते हो सिर्फ ये वाले पार्ट पे, है ना, यानी कि ओनली द न्यूमेरिकल पोर्शन यू हैव टू कंसीडर टू नो द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहां पे आप बोलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन तो सिर्फ ये है ना 1.32, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 1.32 में, 3 है ना, जस्ट उनको काउंट कर लो आप, तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखो 1.32 है तो फिर से आप बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भले ही ये 10⁻² हो चाहे ये 10⁻4 हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये 1.32 है न्यूमेरिकल पोर्शन तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। सभी को सारे रूल्स क्लियर हो गए क्या बच्चों, सारे रूल्स क्लियर हैं क्या? एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज हम लोग कर लेंगे इसको बच्चों, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो देखो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या था, जीरो इज सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। तीसरा रूल क्या था, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो मतलब ओवर स्मॉट जीरो नहीं है सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, अगर वो पीछे है डिजिट्स के तो सिग्निफिकेंट है। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट पे ही आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेंटी क्विज भी होगा बच्चों, यस मेंटी क्विज भी होगा, डोंट वरी। पूरा पहले आपको फील दी जाएगी टॉपिक्स की, है ना, PHEEL वाली फील, और उसके बाद हम मेंटी भी करेंगे, डोंट वरी। मजा आ रहा है क्लास में, है ना बेटा? अगर मजा आ रहा है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब तो ये पाप है, मतलब आपने मजे भी ले लिए और सब्सक्राइब भी नहीं किया, बहुत गलत है। फटाफट अभी सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, है ना। सब्सक्राइब बटन जो आपको दिख रहा है जल्दी से दबा दो यार उसको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग रूल्स सीखेंगे एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। रूल तो मैं बाद में पढ़ूंगा आपके लिए, ये जो चीज यहां पे लिखी है ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आप भी उस पर अभी फोकस मत करना। अर्जुन बन जाओ बिल्कुल और मछली की आंख पे फोकस करो, और मान लो ये है हमारी मछली की आंख, ठीक है। 3 नंबर्स हमने लिए हैं, देखो पहला है 33.3, दूसरा है 3.11 और तीसरा है 0.313, ठीक। ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों को हमको मान लो ऐड करना है और आंसर रिप्रेजेंट करना है किसी को। तो अगर आप ऐड करोगे, सिंपली ऐड करना तो आज तक आप सीखते आए हो, राइट। बचपन से एंशिएंट सिविलाइजेशन से आपको सिखाया जा रहा है कि किन्हीं भी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। अगर आप इसको ऐड करेंगे, अब मैं एडिशन पे तो नहीं जा रहा, है ना, वो तो आता है हमें। अब इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा इसका 36.723। लेकिन बाय गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हम नहीं कह सकते कि यही आंसर हमें रिप्रेजेंट करना है। असल में जो आंसर रिप्रेजेंट होगा ना फाइनली बाय गिविंग कंसिडरेशन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो होगा 36.7। अब आप सोचोगे सर ये क्यों और ये कैसे? तो बेटा एक सिंपल सा रूल है यहां पे, जब आप 3 नंबर्स को ऐड करते हो, राइट, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं। मैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं। अब जैसे देखो 33.3 में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो इट हैज 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है बच्चों, लिखो एक बार चैट बॉक्स में। 3.11 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, है ना। देखो डेसिमल के बाद 1 और 1, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं बच्चों? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 313, तो यहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना हुआ? मिनिमम तो 1 ही हुआ ना, यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो मिनिमम डेसिमल प्लेस अगर 1 है तो आपको जो आंसर है ना उसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंडिंग ऑफ का अलग कंसेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है, आप बचपन से जानते हो इसके बारे में, हालांकि एक बार हम देख लेंगे वो। तो देखो अब आप इसको आंसर जो आया उसको राउंड ऑफ करोगे
टू द मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है हमारे पास, 1 है ना क्वेश्चन में, तो आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस में ही आना चाहिए। जबकि हमारा आंसर ऐड करने के बाद किस में आया था, 3 डेसिमल प्लेसेस में आया था ना, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 डेसिमल प्लेस पे। अब देखो ये राउंड ऑफ आप कैसे करते हो, राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट ये वाला राउंड ऑफ बहुत आसान है। तो हमें राउंड ऑफ करना है, यहां तक हमें रखना है, इस 7 को हमें रखना है। तो हम हटाएंगे किन चीजों को, कौन से हम नंबर्स को ड्रॉप करने वाले हैं, इसको ड्रॉप करने वाले हैं 2 को और 3 को, है ना। अब देखो 7 के तुरंत बाद 2 आ रहा है, अगर 7 के तुरंत बाद वाला नंबर लेस देन 5 है ना, तो ये 7 ही रहेगा। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो ये 8 बन जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूं 36.783, अगर ये आंसर होता और अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता, तो देखो मुझे राउंड ऑफ यहां तक करना है क्या, टू द 1 डेसिमल प्लेस, तो ये 8 मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर मैं 8 को ड्रॉप कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो इस 7 को मुझे एक इंक्रीज करना पड़ जाता, 7 + 1 हो जाता वो, तो आप लिखेंगे 36.8। ये देखो राउंडिंग ऑफ का सिंपल सा एक रूल समझ में आ गया क्या, है ना, ये है इसका रूल। तो याद रखना अगर आप एडिशन कर रहे हो 2 नंबर्स का या फिर 3 नंबर्स का या जितने भी नंबर्स का, फाइनली आपको आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में। यहां पे मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना था, 1, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 3 डेसिमल प्लेस, तो 1 वाज द मिनिमम डेसिमल प्लेस। आंसर भी लिखा जाएगा इन 1 डेसिमल प्लेस, और उसको राउंड ऑफ करने का यह तरीका। अब आप कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि सर अगर इक्वल टू 5 हो जाता, यहां पे 5 ही लिखा रहता, तो क्या करते। उसका एक रूल है बेटा, उसके लिए आप वेट करो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आपने ये समझ लिया ना कि जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं, जो नंबर, मतलब उसके बाद वाले तो सारे ड्रॉप हो जाएंगे, जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो लेस देन 5 हुआ तो इस नंबर को एज इट इज लिख देना, जैसे यहां पे लिखा है हमने। लेकिन जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो ग्रेटर देन 5 हुआ तो इस नंबर को एक इंक्रीज करके लिख देना, इंक्रीज बाय 1 एंड राइट इट डाउन, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, ये एडिशन का रूल था, ठीक है, भूलना मत इस रूल को। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल, मल्टीप्लीकेशन के रूल में भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है, लेकिन यहां पे मिनिमम डेसिमल नहीं देखना होता, बल्कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है। बस इतना समझ लो, काम आपका हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको मिनिमम डेसिमल प्लेसेस ढूंढने होते हैं कि क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें मिनिमम डेसिमल प्लेस किसका था, बट यहां पे आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना होता है, और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सब लोग मुझे बताएंगे बच्चों एक बार कि ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन यहां पे हो रहा है 142.06 और 0.23। बताएंगे आप लोग कि 142.06 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैं डेसिमल प्लेसेस नहीं पूछ रहा, डेसिमल प्लेसेस की कहानी खत्म हो गई, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तक ही थी। इसमें आप मुझे बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस, सॉरी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, बर्नाली, तेजस, रोमा, ऑसम गाइस, ऑसम। सो 1 2 3 4 5, 0 देखो बीच में है तो काउंट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, ये तो लिखा हुआ भी है यहां पे, बट हालांकि आपको सोचना चाहिए कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। 0 तो ओवर स्मार्ट बन रहा है ना, लीडिंग 0 है, नहीं काउंट करेंगे हम उसको, है ना। तो यहां पे 2 हैं। अब एक में 5 सिग्निफिकेंट है, एक में 2 सिग्निफिकेंट है, मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 2। तो आंसर में भी मिनिमम यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। इन दोनों का जो मिनिमम आएगा ना, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर शुड आल्सो हैव दैट मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, राइट। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया था 32.6738, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। अब इसको मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है बच्चों, 2 में करना है, क्योंकि 2 मिनिमम है। 2 में राउंड ऑफ करना है मतलब सिर्फ मैं इतना पार्ट रखूंगा, 3 और 2 वाला पार्ट मैं रखूंगा, यानी कि इसके आगे वाला नंबर ड्रॉप होगा, है ना। क्या ड्रॉप हो रहा है यहां पे, 6 ड्रॉप हो रहा है, 6 ड्रॉप हो रहा है यहां पे। क्या ड्रॉप हो रहा है बच्चों, 6 ड्रॉप हो रहा है। तो अगर मैं 6 को ड्रॉप करूंगा, 6 तो ग्रेटर देन 5 है, 6 तो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो मुझे इस 2 को इंक्रीज करना पड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 33। डन एंड डस्टेड। फील आई है क्या, बताओ यार, जबरदस्त वाली फील यहां पे बिल्कुल आनी चाहिए आपको, है ना।
बहुत ढंग से पढ़ाया गया है, एकदम तरीके से पढ़ाया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। दोनों क्वेश्चंस के सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखे, एक में 5 है, एक में 2 है। मिनिमम जितना सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें राउंड ऑफ कर देंगे, तो मिनिमम तो यहां पे 2 था, तो 2 में राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 32 वाले पार्ट को हमें बस राउंड ऑफ करना है, बाकी सब हटाना है। हटाने के लिए आप देखते हैं जो नंबर सबसे पहले ड्रॉप किया जाएगा, इसको मुझे ड्रॉप करना है। ये बेचारा ग्रेटर देन 5 निकल के आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 5 निकल के आ गया तो इससे मुझे एक इंक्रीज करना पड़ जाएगा, 33 द आंसर। राइट एवरीवन, जबरदस्त फील आ गई बिल्कुल, है ना? बहुत बढ़िया यार। अब वही सवाल आपके मन में जो बहुत देर से आपके मन को कचोट रहा है कि सर आपने ग्रेटर देन 5 का भी सिखा दिया, आपने लेस देन 5 का भी सिखा दिया, 5 का भी अगर आप सिखा देते ना तो मजा ही आ जाता। तो बिल्कुल बेटा, अब वही हम सीख लेते हैं, ठीक है? वही लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है, फिर हम करेंगे मेंटी, ठीक है? छोटा सा टॉपिक है ये। तो देखो अब रूल्स देख लो राउंडिंग ऑफ के, है ना? राउंडिंग ऑफ के रूल्स देख लेते हैं बच्चों। पहला क्या है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, द लास्ट रिटेन्ड डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ये तो क्लियर है ना? अगर जो डिजिट आप ड्रॉप करते हो वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो जो लास्ट रिमेनिंग डिजिट होता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 1 से। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि 13.771 को राउंड ऑफ करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने तक में रखना है आपको? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो देखो 1 2 3, यानी कि आपको कितना रखना पड़ेगा? 13 पॉइंट और ये वाला डिजिट बस आपको रखना है ना? यानी कि ड्रॉप किसको करना है आपको? ड्रॉप करना पड़ेगा इसे, आगे वाले 7 को, और 7 तो ग्रेटर देन 5 है, तो अगर मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहां पे आपको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। बताइए क्या आंसर आएगा? आई थिंक 13.8 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना यार? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको रखने थे, तो 1 2 3 ये 3 आपने रखे। ड्रॉप किया किसको? इस वाले को। इसको ड्रॉप किया जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो यहां पे 13.8 लिखा, ठीक है? ये सब रूल्स हैं, देखते जाना फटाफट। अब यार ये देखो, मैं पूरा अच्छे से नहीं बता रहा, समझ लो इसको, है ना? लेस देन 5 वाला कंसेप्ट है ये। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको ड्रॉप करना था, तो 442 यहां तक आपको रखना पड़ेगा, है ना? एक सेकेंड पीछे चलते हैं, स्लाइड चेंज हो गई हमारी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है ना? देखो बच्चों, तो मुझे यहां तक रखना पड़ेगा, 442 तक मुझे रखना पड़ेगा। तो ड्रॉप क्या हो रहा है? 2 ड्रॉप हो रहा है, और 2 तो लेस देन 5 है, तो मैं 44.2 ही लिखूंगा, इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 निकल के आ गया, तब रूल देखना, ठीक है? अब ध्यान से देखते जाना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड इफ एनी डिजिट फॉलोइंग इट इज नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर वो 5 वाला केस आया ना, तो उसके बाद का भी डिजिट देखना पड़ता है। देखो, जैसे इस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, मतलब आपको कितना रखना है बच्चों? ये 0 तो काउंट होगा नहीं, है ना? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब आपको ये नंबर रखना पड़ेगा, आपको ये भी रखना पड़ेगा, और आपको ये भी रखना पड़ेगा। इतना पार्ट आपको रखना है, 2 पॉइंट मतलब 0.777 वाला पार्ट आपको रखना है। अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब यहां पे 5 आ गया, 5 आ चुका है, 5 की एंट्री हो चुकी है। जैसे ही बच्चों आपको 5 दिखा वहां पे, उसके आगे वाला नंबर देखो। अगर उसके आगे वाला नंबर नॉन जीरो निकल के आया, जैसे 1 आ गया, है ना, तो आप लोग बोलोगे कि सर 51 हो सकता है उसमें, तो 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55 हो सकता है, 56, 57, 58 और लास्ट क्या हो सकता है बच्चों? 59। यही तो पॉसिबिलिटीज है ना? तो ऐसे जो भी आपको नंबर्स दिखेंगे इनमें से, यहां पे ये दोनों जगह पे, है ना, 5 और इसके आगे वाला डेसिमल, तो आप क्या करना? लास्ट रिमेनिंग डिजिट को इंक्रीज कर देना 1 से, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 0.278। ये कब कब करना है? जब भी 5 के आगे कोई और नंबर लिखा है, ना कि 0 लिखा है। समझ आ रहा है? तो यहां पे 51 भी हो सकता है, 52, 53, 54 अप टू 59, कुछ भी अगर मिला आपको यहां पे देखने को, तो इस नंबर को आप 1 इंक्रीज कर देना। समझ में आ गई बात? अब लास्ट जो केस बच गया वो ये है कि सर अगर वहां पे 50 आ गया तो क्या करेंगे? 5 के बाद अगर 0 आ गया तो ऑड इवन का लॉजिक लगता है बच्चों, वो मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। देखो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड इट इज फॉलोड बाय जीरोस। अब ये इंटरेस्टिंग केस है। देखो, अगर वो डिजिट 5 है
और उसके आगे 1 2 3 या कोई भी नंबर है अप टू 9, तब तो इंक्रीज करना है रिमेनिंग डिजिट को, लास्ट रिमेनिंग डिजिट को। लेकिन अगर 5 के आगे 0 है, जैसे कि ये दोनों केसेस देखो, हमें इसको 2 राउंड ऑफ करना है ना, 2 नंबर्स में इसको हमें राउंड ऑफ करना है, 3 में सॉरी, तो 3 यानी कि यहां तक हमें रखना है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे भी 5 0 है और यहां पे भी 5 0 है। तो बच्चों उस केस में क्या होगा, आप देख लो एक बार रूल देख लो, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर लास्ट रिमेनिंग डिजिट ऑड है तो उसको एक इंक्रीज करना होता है, बट लेफ्ट एज इट इज इफ इवन। लेकिन उसको वैसे का वैसा छोड़ दो अगर वो इवन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग यहां पे 1.76500 एंड 1.75500 दोनों को राउंड ऑफ कर रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, मान लीजिए, है ना। तो हमें यहां तक का पार्ट रखना है, ये पार्ट हमें रखना है दोनों नंबर्स में, और ये पार्ट हमें हटाना है। तो हमने देखा यहां पे 5 है, 5 के आगे देखा 0 है, तो ये रूल लगेगा इसमें। और वो अगर आप देख लिए कि 5 के आगे 0 है, अब आप आ जाइए इस पे रिमेनिंग डिजिट पे। लास्ट रिमेनिंग डिजिट अगर इवन हुआ तो उसको एज इट इज छोड़ दो, यानी कि 1.76 रहने दो। लेकिन अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 है ना, ऑड है, अगर वो ऑड हुआ तो उसको एक इंक्रीज कर दो, तो इसका आंसर भी 1.76 आ जाएगा। यानी कि 50 वाले केस में अगर यहां पे 50 आया, 50 वाले केस में अगर लास्ट रिमेनिंग डिजिट इवन है तो उसको वैसे क्या वैसा रहने दो, और अगर वो ऑड है तो उसको एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, क्या आपको पूरी फील आ गई है बच्चों सारे राउंडिंग ऑफ की? एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज भी करा दूंगा, डोंट वरी, बट एक बार देख लो यहां पे कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। 50 वाला केस बस थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो बिल्कुल लॉजिकल था, राइट। 51, 52, 53, 54 अप टू 59 अगर कुछ भी आता है तो लास्ट रिमेनिंग डिजिट को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, आप सब लोग आंसर देना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर हम चलते हैं मेंटी पे, ठीक है। मान लो मैंने एक आंसर दिया, एक क्वेश्चन दिया 1.235667, ठीक है। इसको आपको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, यानी कि 1 2 3 यहां तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, बाकी सब कुछ ड्रॉप करना है। बताओ आंसर क्या लिखोगे, बताओ आंसर क्या लिखोगे। देखो इसको ड्रॉप करना है ना आपको 5 6 6 7, तो यहां पे आपको 56 दिख रहा है। अगर 56 दिख रहा है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 1.24 हो जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया 1.24। बेटा ये 56 है, 56 है, यानी कि यहां पे आपको इसको इंक्रीज करना पड़ जाएगा, 1.24 इज द आंसर। अगर मैंने यही आंसर, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया 1.23505, या फिर 50 ही रहने देते हैं, चलो इतना कर देते हैं, ठीक है। अब आप बताओ क्या करोगे। अब आपको फिर से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करना है। देखो बेटा यहां पे 50 है तो ये वाला रूल लगेगा, लास्ट वाला रूल, और यहां पे ऑड है। अगर ये ऑड है तो फिर से इसको एक अंक को इंक्रीज करना पड़ जाएगा, तो 1.24 हो गया। समझ आ रहा है ना, तो इंक्रीज कर दिया हमने, राइट। अब आ जाते हैं लास्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं 1.2450। बताओ क्या करोगे। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करो, ये लास्ट में 50 आ रहा है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। 50 आ रहा है तो ये वाला लॉजिक लगेगा, और लास्ट रिमेनिंग डिजिट बच्चों इवन है तो उसको जैसे का तैसा छोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 1.24। समझ आ रहा है? सिंपल से रूल्स हैं बच्चों, आपको सारे रूल्स बता दिए गए हैं। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट नाउ।